नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई है। इस दौरान उन्होंने फोन पर शिकायतकर्ता से बात की, जिसमें कि पीड़ित ने बताया कि बीते 3 महीनों से अधिकारियों से यहाँ पर चला रहे थे और ये सुनते ही मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए और सीनियर अधिकारियों से कहा कि आप एक्शन लीजिए। और सीएम ने सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। और चलिए अब बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की, जिनकी तारीखों का ऐलान जो है वो भी हो चुका है। बता दें कि देश भर के साथ ही साथ उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। छोटा राज्य और केवल 5 संसदीय सीट होने के कारण उत्तराखंड में एक ही फेज का चुनाव होना है, जबकि वोटों की काउंटिंग जो है वो 4 जून को होगी। बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा और उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की जंग छिड़ी हुई है। तो 24 का ये संग्राम कौन होगा विजेता, ये तो जनता यहां पर तय करेगी। और एक ही चरण में आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है वो लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न होंगे। तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत के यहां पर दावे भले ही कर रही हो, लेकिन जनता जनार्दन ही इस पर आखिरी फैसला जो है वो लेगी। लेकिन अब सबकी निगाहें मतदान पर टिकी यहां पर रहेंगी और जब रिजल्ट आएंगे उस पर यहां पर टिकी रहेगी कि आखिरकार किसकी जीत यहां पर होती है, किसकी हार होती है। लेकिन चुनावी समीकरण यहां पर बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो दोनों ही तरफ से यहां पर की गई हैं और दोनों ही जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा कर रही है। मिशन 24 को लेकर लगातार जो जमीनी स्तर पर तमाम जो पार्टियां हैं वो यहां पर काम कर रही हैं और इसी दिशा में अब क्योंकि एक चरण में ही चुनाव यहां पर संपन्न हो जाएंगे, मतदान यहां पर होंगे, अब चुनावों को लेकर तैयारियां जो है वो जोर शोरों पर है। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 5 सीटें हैं। गर्ज नोटिफिकेशन 20 मार्च को, नामांकन की शुरुआत 27 मार्च को, नामांकन का आखिरी दिन 30 मार्च, नामांकन की जांच 30 मार्च, वोटिंग का दिन 19 अप्रैल और मतगणना 4 जून। तो उत्तराखंड में चुनाव कब और क्या कुछ प्रक्रिया पूरी रहेगी वो हमने आपको इन 5 सीटों पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। तो 19 अप्रैल देवभूमि की 5 सीटों का मतदान, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, ये 5 लोकसभा सीटें जिनके लिए पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो कुल मतदाता 83.21 लाख, पुरुष मतदाता 43.8 लाख, कुल मतदाता जो है वो 83.21 लाख है। महिला मतदाता जो है वो 40.12 लाख है। युवा मतदाता 1,45,202 है। दिव्यांग मतदाता 79,000 के पार हैं और थर्ड जेंडर 297 है। उत्तराखंड का चुनावी समीकरण टिहरी में आपको बता दें 15.74 लाख, गढ़वाल में 13.66 लाख, अल्मोड़ा में 13.37 लाख, नैनीताल में 20.10 लाख और हरिद्वार में 20.31 लाख। उत्तराखंड का चुनावी समीकरण टिहरी में 15.74 लाख, गढ़वाल में 13.66 लाख, अल्मोड़ा में 13.37 लाख, नैनीताल में 20.10 लाख, हरिद्वार में 20.31 लाख। तो ये चुनावी समीकरण जो गणित है वो हमने आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखाया है। लेकिन एक ही चरण में चुनाव जो है वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, तो ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है और तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से जो है तमाम पार्टियों की यहाँ पर चल रही हैं। अब देखना यहाँ पर ये होता है कि उत्तराखंड में किस तरीके का जो समीकरण है वो यहाँ पर बनता देखने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो यहाँ पर रहने वाला है। और नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, उत्तराखंड में पहले ही चरण में एक ही चरण में जो चुनाव है वो या मतदान है वो करवाया जाएगा, कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर तमाम पार्टियों की? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की जो तारीखों की है वो घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को जो है मतदान होना है। कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की गई थी और चुनाव आयोग द्वारा बाकायदे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है।
साथ ही तमाम सारी जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। जो मतदाता हैं उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही शांतिपूर्वक जो मतदान हो उसकी विशेष व्यवस्था भी की गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसे करने का काम किया गया है। जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है और प्रथम चरण में जो है वो मतदान होना है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सभी तैयारियों को पूरा करने का काम किया गया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम सारी जो चीजें हैं, जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर जो है नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। शांतिपूर्वक मतदान हो इसको लेकर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो मत प्रतिशत है उसे किस रूप से बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि अगर पुराने चुनाव की बात की जाए, 2019 के चुनाव की बात की जाए तो जो 61% मतदान रहा है और इस मतदान को बढ़ाने के लिए जो 75% का लक्ष्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी रखा गया है कि जो मत प्रतिशत है उसे 75% किया जाए। इसको लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है। तो इसको लेकर चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या फिर तमाम और व्यवस्थाओं को की बात की जाए, उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि नवीन, 2019 के बाबत अगर इस बार 2024 में देखा जाए तो चुनौतियां यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल अलग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मुद्दे जो है वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए प्रदेश में तो वो किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं इन चुनावों में? बात देखिए अंजलि, साफ तौर पर अगर कहा जाए तो आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। बीजेपी द्वारा जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस दौड़ में कांग्रेस जरूर पीछे दिखाई दे रही है। तीन जो लोकसभा है वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को लेकर तमाम सारी जो चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए या फिर राज्य की बात की जाए तो समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, किस प्रत्याशी पे अपनी मोहर लगाता है, कौन प्रत्याशी जो 2 लोकसभा सीटें बची हुई हैं उस पर किसे उतारा जाएगा, इस पर जुटा हुआ है। इसके अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तमाम सारी जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। और अगर बात की जाए तो कल भी जो प्रदेश में तमाम जो केंद्रीय जो बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं, उनका आने का कार्यक्रम भी रखा गया। तो बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग चुकी थी और अब जो बैठकें हैं और किस तरीके से चुनाव को अपने हक में किया जाए इसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो तमाम चीजों को ध्यान में, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर तमाम अन्य माध्यमों की बात की जाए, इन सब चीजों पर क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं कि आप सोशल मीडिया पर किस तरीके की खबरें प्रसारित करेंगे, प्रत्याशियों का जो लेखा जोखा है कितना लेखा जोखा रहेगा, या फिर अगर कैश की बात की जाए तो जो कैश कितना आप जो कैरिंग कैपेसिटी है कितनी होगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर काम किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी तैयारियों को पूरा करने का काम कर लिया है। और अगर संगठन और सरकार की बात की जाए तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन नवीन, जाहिर तौर पर ये चुनाव जो है वो किन किन मुद्दों पर आधारित रहने वाला है ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। और साथ ही दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा यहाँ पर समझी जाए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो राज्य सरकार है वो तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने परोसेगी, दूसरी तरफ वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर अब तक हो हंगामा होता है विपक्ष की तरफ से, उन मुद्दों को किस तरीके से जनता के सामने रखा जाएगा वो यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प हो गया। मुद्दा आधारित ये चुनाव किस तरीके से प्रोजेक्ट हो पाते हैं और उसका आउटकम क्या निकलता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी अंजलि, साफ तौर पर अगर कहा जाए लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसे पूरा कर लिया गया है, आचार संहिता लग गई है। अलग अलग पार्टियां अगर बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो अपने मुद्दों को लेकर जा रही है। केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उसे करने का, जो किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही हैं उसको दिखाने का काम किया गया है। इसके साथ ही मैं प्रदेश कार्यालय की बात बताऊं तो प्रदेश कार्यालय में भी
जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके पोस्टर लगाने का काम किया गया। हालांकि ये जो पोस्टर हैं वो बाहर नहीं लगाए गए हैं जी। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं वहां पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे दिखाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सवाल उठाते हुए आया है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इसके साथ ही जो क्षेत्रीय दल की बात की जाए, उत्तराखंड क्रांति दल की बात की जाए तो वह भी अपनी तैयारियों में लगा है। अन्य दलों की बात की जाए तो तमाम वो भी अपने तैयारियों में लगा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई है एक बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की लड़ाई है। कहीं ना कहीं बीजेपी जहां अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच में जाने का काम कर रही है, प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, रोजगार किस तरीके से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट हुआ था वहां पर जो तमाम सारे जो निवेश आए हैं इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जनता है वह किसके पक्ष में वोट करती है, क्योंकि अब मतदान में भी अब 1 महीने का समय ही रह गया है और आने वाले समय में तस्वीरें भी जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक चरण में ही उत्तराखंड में जो है वो मतदान होंगे और उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होंगे, तो इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो तमाम पार्टियां जो हैं वो यहां पर जोर शोर से लगी हुई हैं। और हालांकि जनता ये तय करेगी कि किसको यहां पर ये जीत मिले, और इसी को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उनकी भी राजनीति यहां पर हो रही है। उधर देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राज्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में राज्य में 75% मतदान हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि साल 2019 में 61% मतदान प्रतिशत रहा था। सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो होता है कि युवा मतदाता कितने जुड़े हमारे जो इस बार वोटर लिस्ट में, ये हमारा भावी है, हमारा प्रदेश की, हमारा राज्य की भविष्य है। ये इस टाइप का वोटर से लगभग 1,45,220 वोटर्स नया जुड़े हैं। तो उसके बाद हमारा सम्मानित दिव्यांग मतदाता है, ये लगभग 79,965 है। मैं समाज कल्याण विभाग को बधाई देना चाहूँगा। हमारे पास उनका 80,000 पेंशनर्स है। सो सारी जो पेंशनर्स है सबको इन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान का अधिकार जो दिया है। 79,965 वोटर्स है। इन लोगों के लिए भी जिसका 40% से ज़्यादा ये है डिसेबिलिटी है, उनका भी होम वोटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। उधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसको देखते हुए अब देहरादून में जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि देहरादून जिले के अंदर टिहरी और हरिद्वार लोकसभा के कुल 5 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे टिहरी गढ़वाल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून जिले के अंदर पड़ती हैं और बाकी टिहरी जिले और उत्तरकाशी जिले में पड़ती हैं। हमारी जो 10 विधानसभा है उसमें से 3 विधानसभाएं जो है वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं और 7 जो है वो टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है। और रिटर्निंग ऑफिसर टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, डीएम देहरादून होता है। तो हमारे यहाँ 1880, अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 1880 हमारा रजिस्ट्रेशन है 10 विधानसभाओं में। और हमने ये आदि की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा दी गई है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना दिए गए हैं। उधर आगामी लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित होने से पूरे भारतवर्ष में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते देहरादून एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिसके चलते पुलिस कार्यालय में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई है। गोष्ठी के दौरान एसएसपी देहरादून ने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही हिदायत दी कि इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए आर्मी के जो रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड के मदरसों को मॉडल मदरसा बनाने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 4 मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी बच्चों को फिजिकल। हमने अपनी एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी है और कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। उनकी बेटी ताशीनुशी एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन मॉडर्न मदरसों में जो एक्स आर्मी मैन होंगे उनको फिजिकल ट्रेनर के रूप में रखा जाएगा और उसका चयन कर्नल वीएस मलिक द्वारा किया जाएगा, जिससे मॉडर्न मदरसों का जो एक विचार और एक सोच बनी है उससे हम बाहर आ सके। बचपन से ही बच्चों के अंदर कूट कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भरा जा सके, जिससे मेरी बेटियों को भी भविष्य में फौज में जाने के अवसर प्राप्त हो सके, मेरे बच्चे भी देश के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित का भाव रख सकें। मुझे उम्मीद है कि जब देश विश्व गुरु बन रहा होगा, देश तेजी से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होगा, तो एक गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों का। उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। वहीं हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया और विधिवत पूजा अर्चना के बाद अजय भट्ट ने रिबन काटकर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां बांटकर चुनाव का बिगुल फूंका। अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि कोई जनता के प्रति समर्पित भाव से हर कोई जो है वो काम करेंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश पूजा करके अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं हम लोग। ऐसे ही आज शुभारंभ प्रदेश में और देश में हर जगह पर हो रहा है। विघ्न बाधा ना आए, हमको सद्बुद्धि देना और हम किसी का अहित न कर सकें। जो हमारा अहित अकारण करने की सोचते हैं उनको सद्बुद्धि देना और हम अपने कार्य पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम उनके सहभागी बन सकें और हम सही माने में अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर सकें, ये संकल्प हमारे कार्यकर्ता लेते हैं। उधर आपको बता दें कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर बावजूद इसके प्रदेश में अभी 5 सालों के अंदर पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंच गया है, जिसमें से मात्र 17,000 युवाओं को ही रोजगार मिल पाया। दरअसल राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में रोजगार एवं एक बड़ी समस्या रही है और वहीं इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड सेवा नियोजन विभाग की उप निदेशक चंद्रकांता रावत ने बताया कि इस समय प्रदेश सेवा नियोजन विभाग में तकरीबन 8 लाख से भी ज्यादा युवा पंजीकृत हैं। डेटा की बात करें तो हमारे सेवायोजन कार्यालयों में जितने हमारे प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय लगभग 8 लाख के करीब युवा पंजीकृत हैं। सेवायोजन कार्यालयों का एक मुख्य जो काम है, मुख्य एक जो प्रयास है जो वो करते हैं बच्चों के रोजगार के लिए, वो है रोजगार मेले आयोजित करना, जिसमें वो निजी क्षेत्र की अलग अलग कंपनियों को, उद्योगों को आमंत्रित करके वहां बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि एम्प्लॉयर के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो सके और उनको बेहतर रोजगार मिल सके। इसी क्रम में विगत 3 सालों में हमने लगभग 7,500 युवाओं को इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसमें वो एम्प्लॉयर से बात करें और कई बच्चों को इनमें जो है अच्छी अप्रेंटिस ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के ऑफर मिले हैं। उधर शहर को जल्द पानी की किल्लत से निजात मिल सकता है। केंद्र सरकार ने विशेष योजना के तहत हल्द्वानी में जल स्रोतों से पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए 154 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए पहले किश्त में जारी भी कर दिए गए हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। हल्द्वानी शहर की पूरी पेयजल सप्लाई गौला नदी पर आधारित है। हल्द्वानी के शीश महल में स्थित फिल्टर प्लांट के काफी जर्जर और पुराने होने की वजह से फल सप्लाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्टर प्लांट के अंदर कई पाइपलाइन जर्जर हो गई हैं।
तो कुछ जगह बड़े लीकेज भी हैं। वहीं डीएम नैनीताल की ओर से फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किए जाने के बाद नई पेयजल योजना की डीपीआर शासन को भेजी गई। अब केंद्र सरकार ने विशेष योजनागत सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्टर पेयजल योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के रूप में उत्तराखंड शासन को अवमुक्त कर दी है। डीएम नैनीताल ने पेयजल विभाग को कहा कि जल्द से जल्द इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे काम जल्द शुरू किया जा सके। फिल्टर प्लांट जो बने हुए हैं हमारे, वो पुरानी तकनीक के हैं। वो 1965 से लेके 1999 के बीच के बने हुए हैं, तो पुरानी टेक्निक पर हैं। और जब बरसात में सिल्ट आती है तो फिर अक्सर करके वो प्लांट बंद कर दिए जाते हैं जल संस्थान के द्वारा, तो जिससे हमारी शहर में पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। तीसरा मुख्य कारण आप लोग आए दिन देखते हैं कि नैनीताल रोड पे तमाम जगह लीकेजेस वगैरह रहती हैं, सड़क से पानी निकलता हुआ आपको उसको देखा जा सकता है। तो ये 3 मुख्य कारण हमारे उस दिन की विजिट में जो निकल के आए थे। इन तीनों कारणों को हमने टेकअप किया और इन तीनों के लिए हमने अपनी जो डीपीआर है वो तैयार करी है हल्द्वानी में। और हमने फोकस किया है इसमें जो पुराना जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसको। जो नया नगर निगम क्षेत्र है उसमें माननीय प्रधानमंत्री घोषणा के अंतर्गत यूएसडीए के द्वारा वहां का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, तो वहां पे उनके माध्यम से कार्य कराया जाएगा। पेयजल विभाग का अब सबसे पहले काम 26 MLD की क्षमता वाले फिल्टर प्लांट को तैयार करना है। इसके बाद शीश महल में 2 पुराने फिल्टरों को तोड़कर नए फिल्टर बनाए जाएंगे। ये तीनों आधुनिक फिल्टर प्लांट पूरे हल्द्वानी शहर को कवर करेंगे। पिछले दिनों हमने जो सरफेस वाटर सप्लाई है उसके लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहे थे। शीश महल का जो फिल्टर प्लांट है जहां गोला से आपूर्ति होती है उसका, क्योंकि काफ़ी पुराना फिल्टर प्लांट है और उसकी क्षमता भी काफ़ी कम है, तो उसकी वृद्धि करवाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को स्ट्रेंथन करने के लिए और भूमिगत जल पर हल्द्वानी की जो वाटर सप्लाई है उसकी निर्भरता को कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें नए फिल्टर प्लांट बनाना है, पुराने का सुदृढ़ीकरण करना है, पेयजल लाइनों को जो डिस्ट्रीब्यूशन की मेन लाइनें हैं उनको बदलना है। ये सब प्रस्ताव उसके अंतर्गत रखे गए थे। इसमें लगभग 150 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नवंबर में इसकी घोषणा भी की गई थी। आज इसमें जो शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और प्रथम चरण के रूप में उसमें 10 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत भी कर दी गई है। आधुनिक फिल्टर प्लांट बनाने की वजह पेयजल के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर होना, टेबल खराब होने से पैदल सप्लाई बाधित होना, मुख्य पेयजल लाइनों का जर्जर होना, भूजल स्तर में गिरावट। आधुनिक वाटर फिल्टर प्लांट के बनने से शहर में पेयजल की किल्लत दूर हो सकेगी और पेयजल के लिए भूजल पर निर्भरता कम होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद नई फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से संजय प्रसाद की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।